दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। रिसेंटली सीडीएस 2 2023 का पेपर कंडक्ट हुआ है और जैसा कि हम हर पेपर के साथ यूपीएससी के ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन पेपर का हमने डिस्कशन किया है और साथ ही साथ सोर्सेज पर भी बात करते हैं, अगर वो एनसीईआरटी या किसी स्टैंडर्ड सोर्स है तो इसी कड़ी में ये हमारा पहला वीडियो है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेट ए के अकॉर्डिंग 35 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री का पहला सवाल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अमुक्त मालदेय जो पुस्तक है इसके ये किस भाषा में लिखी गई है और ऑप्शन है हमारे पास संस्कृत, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा बिकॉज ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली है और हमने कई बार डिस्कस भी किया है और अच्छा लगता है जब हमने कोई क्वेश्चन अच्छे से कवर किया है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो ये जो बुक है इस पर हम एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं और समझते हैं इससे रिलेटेड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को भी। तो अभी हाल ही में मैंने थीम्स एनसीईआरटी की जो पार्ट 2 है उसके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर विजयनगर एम्पायर को डिस्कस किया था। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि बॉक्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से कृष्णदेव राय के बारे में, जो कि विजयनगर एम्पायर के सबसे ज़्यादा फेमस रूलर हैं, और विजयनगर एम्पायर के अंदर आप बताइए कि ये किस डायनेस्टी से संबंध रखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। उनके स्टेट क्राफ्ट पर, स्टेट क्राफ्ट का मतलब होता है वैसी किताब जिसमें एक राजा को अपना शासन किस तरीके से करना चाहिए उन चीज़ों पर डिस्कशन होता है, वो स्टेट क्राफ्ट कहलाता है। ये जो बुक है अमुक्त मालदेय नाम से, ये तेलुगु में लिखी गई थी और ये अपने आप में लैंडमार्क बात है और इन चीज़ों को आपको अलग से ध्यान रखना होता है बिकॉज जो रीजनल लैंग्वेज में जो वर्क किए जाते हैं रूलर के द्वारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बुक लिखी गई है, यहाँ पे नहीं दी गई है बट वो मैंने आपको वीडियो के टाइम पे भी बताया था, और उस बुक का नाम है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम, और ये तेलुगु में नहीं बल्कि संस्कृत में लिखी गई है। दोनों के भाषा के बारे में आपको ध्यान रखना होगा बिकॉज बहुत बार लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है और ये बुक भी लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। अब बात आई है किंग की, तो किंग के द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनमें एक और फेमस रूलर की अगर हम बात करें जो काफ़ी अच्छे राइटर थे वो है हर्षवर्धन। इनके द्वारा 3 किताबें लिखी गई है, कई बार हमने डिस्कस किया है। पहली है रत्नावली, दूसरा प्रियदर्शिका और तीसरा है नागानंद। ये तीनों किताबें आपको ध्यान रखनी है। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। सही आंसर ऑप्शन डी तेलुगु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैनिज्म से संबंधित है। तो एंसेंट हिस्ट्री का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला ये टॉपिक है। तो इस पर हमने सेपरेट डिस्कशन किया है। एक तो मैंने कंप्लीट आपको पढ़ाया और उसके बाद यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन भी हमने कवर किया था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है नोट करेक्ट, तो नोट पर आपको ध्यान देना हमेशा, बिकॉज कई बार एग्जाम प्रेशर में नोट अगर ध्यान नहीं रहता तो फिर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। पहला ये कहा जा रहा है कि उन मॉन्क्स को कहा जाता है जो वाइट क्लोथेज पहनते हैं। दूसरा ये है कि उन मॉन्क्स को रेफ़र किया जाता है जो विंध्याज में, यानी विंध्याज के साउथ में माइग्रेट कर गए 4th सेंचुरी BCE में। तीसरा ये है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट के एग्जिस्टेंस को जिनमें 12 अंग शामिल हैं। और चौथा ये है दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अटेन सेल्वेशन, यानी वुमेन भी सेल्वेशन प्राप्त कर सकती हैं। ये श्वेतांबर सेक्ट के अंदर इम्पॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें श्वेतांबर सेक्ट की, तो ये उन मॉन्क्स को रेफ़र किया जाता है जो वाइट क्लोथेस पहनते हैं। ये नाम से भी स्पष्ट है, श्वेत प्लस अंबर। अंबर का मतलब एक मतलब वस्त्र भी होता है, तो श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले मॉन्क्स श्वेतांबर कहलाते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरा अगर हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड में, 4th-5th सेंचुरी के BCE के टाइम पीरियड के आसपास नॉर्दर्न इंडिया में एक फेमाइन आता है जिसके कारण जो कुछ मॉन्क्स साउथ की ओर ट्रेवल कर जाते हैं बट वो श्वेतांबर नहीं दिगंबर होते हैं। तो इस कारण से ये गलत है और सेकंड हमारा सही आंसर होगा। बाकी का देख लेते हैं। हाँ, ये कैनोनिकल टेक्स्ट के एग्जिस्टेंस को मानते हैं और 12 अंगों में एक काफ़ी फेमस अंग है अंगुत्तर निकाय। माई मिस्टेक, ये जो अंगुत्तर निकाय है ये बुद्धिज़्म से एसोसिएटेड है जिसमें 16 महाजन पद के बारे में डिस्क्रिप्शन है, जबकि जो ये 12 अंग हैं ये जैनिज्म से एसोसिएटेड है और महावीर स्वामी के डिस्कोर्सेज इनमें शामिल हैं। सो एनसीईआरटीज़ में ये टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा हमने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है।
तो श्वेतांबर, दिगंबर, इनके बारे में अच्छे से आप पढ़िए। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं बुद्धिज्म जैनिज्म से एसोसिएटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी गई हैं, वो भी आपको कवर करना है और कंपाइल्ड वे में हमने ये डिस्कस किया है हिस्ट्री प्लेलिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रम खोल केव कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ओडिशा है। और ये जो फाइन आर्ट्स वाली बुक है वहाँ भी डायरेक्टली मेंशन नहीं है इस केव के बारे में, हालांकि बहुत सारे अन्य केव के बारे में डिस्कशन है जो कि आपको कवर करना है। बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर के अंदर, फैक्चुअल खास तौर से, जिन्हें आंसर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ओडिशा है। ये एक मीजोलिथिक टाइम पीरियड का केव है और ओडिशा में ये झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवेलोइस टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है और दो स्टेटमेंट है हमारे पास। पहला ये कहा जा रहा है कि परफोरेटेड हड़प्पन पॉटरी, परफोरेटेड पॉटरी का मतलब होता है जिनमें पोर्स देखने को मिले। वैसे हड़प्पन पॉटरी को बनाने की जो कला है वो लेवेलोइस टेक्निक कहलाती है। दूसरा ये है कि ये प्री हिस्ट्रिक फ्लैग टूल्स बनाने की टेक्निक लेवेलोइस टेक्निक कहलाती थी। और ये हमारे ऑप्शंस, क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या पहला सही है दूसरा सही है। देखिए, प्री हिस्ट्रिक फ्लैग टूल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि उस टाइम की हिस्ट्री जो लिखी नहीं गई है और उस टाइम पे जो टूल्स हैं खास तौर से स्टोन टूल्स, वो इस तरीके से धार करके बनाए जाते थे। इवन हमने देखा है कि मीजोलिथिक पीरियड तक आते आते इनका साइज छोटा होता गया और बेहतर ढंग से, ज़्यादा बेहतर धार वाले जो टूल्स हैं वो बनाए जाने लगे। और इसके साथ ही जब टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया तो हमें माइक्रोलिथ्स देखने को मिलते हैं। माइक्रोलिथ्स का मतलब और छोटे स्टोन के टूल्स। तो ये जो टेक्निक है स्टोन में धार करके इसे एक बेहतर हथियार के रूप में बनाना, ये टेक्निक कहलाती है लेवेलोइस टेक्निक। इसका पॉटरी से संबंध नहीं है बल्कि ये फ्लैग टूल्स की जो मेकिंग है वो कहलाती है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट है, 2 ओनली। ये क्वेश्चन भी थीम्स एनसीईआरटी न्यू वाली एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने हैं। पहला ये है कि बक्साली जो मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि गथ लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि ओल्ड प्राकृत लैंग्वेज का रिफाइंड वर्जन है, और ये शारदा स्क्रिप्ट के यूजेस के द्वारा लिखी गई है। इनमें वो टॉपिक शामिल हैं जो मैथमेटिक्स से संबंधित है, जैसे फ्रैक्शन हो गए, स्क्वायर रूट और APGP यानी अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ज्योमेट्री के फील्ड में आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब किया जो सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इवन पाई की जो एक्यूरेट वैल्यू इनके द्वारा दी गई है 4 डिजिट तक। तीसरा ये कहा जा रहा है कि सारंगधार संहिता जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है, पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हिस्ट्री का देखने को लग रहा है और ये हिस्ट्री का है भी, बट लास्ट ईयर ये न्यूज़ में था और जितने भी मेजर न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं उनमें ये कवर किया गया था बक्साली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। बट अगेन काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इस तरीके के स्टेटमेंट को याद रख पाना इवन पढ़ने के बाद भी। और ये पहला बिल्कुल सही है और ये माना जाता है कि मैथमेटिक्स का ओल्डेस्ट ट्रेस है, बिकॉज टाइम पीरियड काफ़ी पुराना है और बहुत सारे जो मैथमेटिकल चीज़ें हैं जो आज के डेट में यूज़ करते हैं उनका मेंशन है और ये मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू है। दूसरा देखिए, जो ज्योमेट्री के फील्ड में कहा जा रहा है ये आसान स्टेटमेंट है, ये ऑब्वियसली सही है क्योंकि आर्यभट्ट ने डिस्क्राइब किया है सर्कल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को। और इवन जो एस्ट्रोनॉमिकल में बहुत सारी डिस्कवरीज हैं, खास करके सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें भी इनके द्वारा डिस्कवर की गई। तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बल्कि मेडिकल फील्ड से ये जुड़ा हुआ है। और ये जो सारंगधार संहिता है ये बहुत सारी इसमें मेडिसिन्स वगैरह के बारे में डिस्कशन की गई है, इसलिए तीसरा गलत है। ऐसे क्वेश्चन आंसर करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अगर आप सेकंड को सही भी मानते हैं फिर भी आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं, और अगर थर्ड के बारे में आपको श्योर शॉट पता है कि ये पॉलिटिकल सिस्टम से डील नहीं करता है, फिर भी अगर 3 को एलिमिनेट भी करते हैं हम तो भी हमारे पास 2 ऑप्शन रह ही जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1 और 2। अगला सवाल देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है और ये रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में अगेन आपको नॉट करेक्ट ही बताना है। पहला ये कहा जा रहा है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का जो बिल है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया 7 जुलाई को और रॉयल एसेंट इसे मिला 18 जुलाई 1947 को। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो 1947 का एक्ट है इनमें बेसिक फ्रेमवर्क देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर हम बेसिक फ्रेमवर्क या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये तो काफ़ी बाद में देखने को मिलता है केशवानंद भारती केस में, ये तो गलत है। और अगर हम इस तरीके से भी सोचें कि कहीं ये स्टेटमेंट अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स की बात करेगा तो भी ये गलत है, क्योंकि हमें पता है इसके लिए वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत था, ना कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत।
तो दूसरा गलत है और हमसे गलत ही पूछा गया है। तीसरा अगर हम देखें तो 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। और इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन के रूप में ये एक्ट में मेंशन देखने को मिलता है। चौथा ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रत्येक डोमिनियन के कि वो फ्रेम कर सके और एडॉप्ट कर सके अपने अनलिमिटेड पावर वाले कॉन्स्टिट्यूशन को। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैलियोलिथिक टूल्स के बारे में पूछा जा रहा है और ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला ये है कि इसामपुर जो है ये एक वेल नोन सेंटर था स्टोन टूल मैन्युफैक्चर का, जो कि गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में था, और इनमें स्मॉल सीजनल स्ट्रीम भी देखने को मिलती है कामता हल्ला के नाम से। दूसरा ये है कि जो पैलियोलिथिक ब्लेड है ये एक फ्लैग टूल होता है और जिनमें जो लेंथ है ये इनकी विड्थ का ट्वाइस होता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये बात सही है, ये हुंसगी वैली में था एक्चुअली, और ये स्टोन टूल का मैन्युफैक्चरिंग साइट है, काफ़ी फेमस स्टोन टूल्स यहाँ से बनाए जाते थे। और दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें पैलियोलिथिक ब्लेड के बारे में तो ये भी सही है, जनरली जो है ये इनके जो विड्थ है इससे ट्वाइस लेंथ में देखने को मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री से संबंधित है, अगेन अ वेरी टफ वन, और 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। पहला है कात्पायदी सिस्टम जो है न्यूमरल्स का, ये इन्वेंट किया गया वरुरुचि के द्वारा और केरला के, जो कि चंद्र वाक्यास के ऑथर हैं, और ये कैलकुलेट किया जाता था ताकि मून की जो पोजीशन है इसे किसी भी डे में कैलकुलेट किया जा सके। दूसरा ये है अच्युत पिसरती, इन्होंने एक बुक लिखी है उपाग्र क्रियाक्रमा के नाम से और ये एक्लिप्सेस से संबंधित है। तीसरा ये है कि जो रवि वर्मा है महोदयापुरम के, इन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की थी और माना जाता है ये कोल्लम एरा में इनॉग्रेट किए गई थी। अब ये तीनों ही फैक्चुअल स्टेटमेंट हैं और तीनों ही सही है, बट ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन आंसर करना, बिकॉज ये किसी भी एनसीईआरटी और डायरेक्ट बुक्स में ये सोर्सेज देखने को नहीं मिलेंगे स्टैंडर्ड सोर्सेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउथ इंडिया की किस डायनेस्टी के द्वारा पहले प्राकृत में और बाद में संस्कृत में डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए? इसका आंसर है द पल्लवाज ऑफ तोंडाई मंडलम, और ये भी अगेन बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 2-4 सवालों को छोड़ दिया तो हिस्ट्री के ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैंडर्ड सोर्सेज से बाहर हैं और पता नहीं इनके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन होगी, बिकॉज जो क्वेश्चंस स्टैंडर्ड सोर्सेज में है उन्हें तो फिर भी रिवीजन के बाद आंसर किया जा सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो मे भी एग्जामिनर इस माइंडसेट के साथ हैं कि वो हिस्ट्री में अगर आप 30-40% एक्यूरेसी लेकर के चलें तो वो भी एक काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाएगा, बिकॉज स्कोर रोकने के लिए ऐसे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है बालादित्य। तो कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एनसीईआरटीज़ में ट्रेसेबल हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, हमने हाल ही में डिस्कस किया था। वैष्णव सेंट शंकर देव के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। पहला ये कि जो इनकी जो टीचिंग्स है ये भागवती धर्म के नाम से जानी जाती है। दूसरा ये कि इन्होंने सतराज मोनेस्ट्रीज इनके इस्टेब्लिशमेंट को इनकरेज किया, नाम घर यानी प्रेयर हॉल्स को, ताकि स्पिरिचुअल नॉलेज का ट्रांसमिशन हो सके। तीसरा ये है कि जो इनके मेजर कॉम्पोजिशन है इनमें कीर्तन घोष शामिल है। तो हमने हाल ही में इस चैप्टर को डिस्कस किया था भक्ति सूफी ट्रेडिशन, और इसमें अगर हम बात करें 15th सेंचुरी के काफ़ी फेमस भक्ति सेंट शंकर देव जी के बारे में, तो ये एक लीडिंग प्रोपोनेंट्स थे, असम से अपना संबंध रखते हैं, ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असम से, और ये वैष्णविज्म के प्रोपोनेंट थे। इनके टीचिंग्स की बात करें तो ये भागवती धर्मा के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज इनकी जो इंस्पिरेशंस हैं ये भागवत गीता और भागवत पुराण है। इसके अलावा नाम कीर्तन की बात देखने को मिलेगी, इन्होंने नाम कीर्तन को एम्फेसाइज किया है, और ये चीज़ें मैंने देखिए हाईलाइट भी कर दी हैं जहाँ से क्वेश्चन बना है, पहले ही हमने हाईलाइट किया था, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं खास करके जो बुक्स या कोई टेक्स्ट वगैरह हैं उनसे सवाल बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इनके मेजर कॉम्पोजिशन कौन सी है? कीर्तन घोष। तो यहीं से ये क्वेश्चन फ्रेम्ड है, और ये एक तरीके से आप कह लें कि डुएबल क्वेश्चन था एनसीईआरटी से। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? अगर आप 1 और 3 को भी सही करते हैं तो देखिए एक भी ऑप्शन नहीं जहाँ 1 और 3 है सिवाय सी के, तो सी हमारा सही आंसर है, और सेकंड भी बिल्कुल सही है, ये भी एनसीईआरटी के अंदर है। अगला सवाल देखिए, अब्दुल रजाक के बारे में पूछा जा रहा है, और मैंने आपको बताया है कि जो ट्रेवलर्स वाला टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे सवाल ट्रेवलर्स से पूछे जाते हैं। तो इसी में ये क्वेश्चन है कि अब्दुल रजाक जो कि पर्सिया के रूलर के एम्बेसडर थे, इन्हें कालीकट भेजा गया 15th सेंचुरी में, और ये ग्रेटली इंप्रेस हुए किस चीज़ से? क्या जो कालीकट में फोर्टिफिकेशंस थी इससे ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुए, क्लाइमेटिक कंडीशन से हुए, या स्पाइसेस की हाई क्वालिटी के कारण, या म्यूजिकल ट्रेडिशंस के कारण?
तो अगेन मैंने आपको बताया था कि ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, थीम्स एनसीईआरटी का, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, ये अकेले आपको 2 से 3 सवाल देता है और कई बार ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं। ये एक सवाल तो पक्का ही रहता है। इसी में यहाँ पे देखें अगर हम, तो फोर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। और इससे पहले कि हम कुछ डिस्कस करें, अब्दुल रजाक के बारे में हमें डिस्कस करना था कि ये पर्सिया के रूलर के द्वारा एम्बेसडर सेंड किए गए कालीकट में, और ये ग्रेटली इंप्रेस हुए फोर्टिफिकेशंस के कारण। और इन्होंने मेंशन किया है 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स के बारे में कि 7 लाइन की फोर्ट्स देखने को मिलती हैं। ना केवल ये इंसर्कल करते हैं शहर को, बल्कि जो एग्रीकल्चर हिंटरलैंड है, फॉरेस्ट हैं, इन्हें भी इंसर्कल किया जाता है इन फोर्ट्स के द्वारा। तो इस कारण से हमारा डिस्कशन काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री के जहाँ ज़्यादातर सवाल कठिन हैं, उनमें अगर आप 3, 4, 5 क्वेश्चन भी बिल्कुल सही परफेक्टली आंसर कर रहे हैं तो ये एक अचीवमेंट है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा ऑब्वियसली, फोर्टिफिकेशन ऑफ कालीकट। हिस्ट्री के काफ़ी सारे और सवाल भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन है द इंडियन स्ट्रगल, ये तो खैर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नयनार वुमेन सेंट के बारे में पूछा जा रहा है, नॉट, ये आई थिंक डायरेक्ट PYQ है, इसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा अगर आप देखें तो वो नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। हालांकि ये स्टेटमेंट बेस्ड है तो आंसर करना कठिन होगा, बट फिर भी हम देखते हैं। देवगढ़ टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT में है। और इसके बाद ये एक टफ क्वेश्चन है, ये NCERT में नहीं देखने को मिलेगा। तो जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।